आर्बिट्राज फंड्स यानी कि म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी जहां पर इन्वेस्टमेंट होता तो इक्विटी में ही है, लेकिन यहां पर रिस्क बहुत कम होता है। तो क्या होते हैं आर्बिट्राज फंड और कब आपको इनमें निवेश करना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आर्बिट्राज होता क्या है। बेसिकली एक कोई चीज को एक समय में दो डिफरेंट मार्केट्स में ट्रेड करना, यानी कि आप एक मार्केट में उसको खरीद रहे हैं और सेम टाइम पर दूसरे मार्केट में इसको बेच रहे हैं और वहां पर प्राइस का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है उससे आपका मुनाफा तय हो जाएगा। हमें स्टॉक मार्केट में कैसे प्रॉफिट होता है, हम कोई शेयर बाय करते हैं और उसको होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए। लंबे समय में वो जो कंपनी है वो प्रॉफिट में आती है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है और हमारे शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ ट्रेडर्स शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो शेयर्स को बाय करते हैं। मान लीजिए कोई न्यूज है जिसके बेसिस पर उस शेयर का भाव कम हो गया है और ट्रेडर ने वो बाय कर लिया। कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद न्यूज आती है जो कि कुछ पॉजिटिव है, जिसकी वजह से उसका भाव बढ़ जाता है और इस तरह से शेयर का प्राइस जो बढ़ता है उसका मुनाफा ट्रेडर को होता है। आप देखते हैं कि जब शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आप होल्ड करते हैं, आप वेट करते हैं कि उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ेगा। बट ट्रेडिंग में आप ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में किसी भी न्यूज की वजह से उस शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, चाहे कि वो कंपनी से रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड हो जिसकी वजह से उस सेक्टर को, उस कंपनी को प्रॉफिट होने वाला हो, या फिर कोई जियोपॉलिटिकल रीजन हो जिसकी वजह से उस शेयर का भाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करके भी शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन एक तरीका यह भी है कि किसी शेयर का प्राइस आप देख रहे हैं कि वो डिफरेंट एक्सचेंजेस में डिफरेंट है या फिर आपका स्पॉट मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में उसका प्राइस अलग अलग है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। तो जो आर्बिट्राज फंड्स हैं वो बेसिकली स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के बीच में आर्बिट्राज करते हैं। यहां पर जो प्राइस डिफरेंस है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट क्या है। स्पॉट मार्केट जैसे हम शेयर्स बाय करते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि हम चाहे वो लंबे समय के लिए होल्ड करने के हिसाब से शेयर बाय करें या फिर ट्रेडिंग के हिसाब से, तो वो स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट होता है जहां पर हम ब्रोकर को पेमेंट करते हैं और शेयर्स बाय कर लेते हैं। और डेरिवेटिव मार्केट में, जिसको हम वायदा बाजार बोलते हैं, यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस दो तरह से यहां पर शेयर्स में पार्टिसिपेशन होता है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, यानी कि आप किसी स्टॉक को फ्यूचर डेट पर एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर आप बाय कर रहे हैं, आपने पहले तय कर लिया कि फ्यूचर डेट पर इसका भाव क्या रहेगा, उस भाव पर आप इसको बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इस तरह से डेरिवेटिव या वायदा बाजार में खरीदी बिकवाली होती है। तो अब क्या होता है कि जब आप आर्बिट्राज फंड में निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर्स बेसिकली जो स्पॉट मार्केट और फ्यूचर में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से प्रॉफिट तय करते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कि एक शेयर है जिसकी कीमत स्पॉट मार्केट में 1000 रुपीज है और आपने 1000 रुपीज में इसको बाय कर लिया और फ्यूचर में 1025 का इसका रेट चल रहा है, तो आपने 1025 में इसको बेच दिया। अब क्या होता है कि जो डेरिवेटिव है या जो फ्यूचर है इसकी एक्सपायरी होती है। आप इसको बाय कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पर जो आपका कैश मार्केट है उसमें जो शेयर का प्राइस होगा और जो फ्यूचर का प्राइस होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव है उसका जो प्राइस है वो बेसिकली जो अंडरलाइंग असेट है। यहां पर हम अगर शेयर की बात कर रहे हैं तो शेयर का जो प्राइस है उसके बेस पे ही आपके डेरिवेटिव का प्राइस डिराइव होता है। तो ये जो फ्यूचर का प्राइस है वो एक्सपायरी डेट पर वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि 1000 रुपए का शेयर स्पॉट मार्केट में परचेज किया गया है और फ्यूचर में 1025 में इसको बेचा गया है और एक्सपायरी के दिन मान लीजिए जो प्राइस है वो हो जाता है 1100 रुपए। तो क्या हुआ, स्पॉट मार्केट में आपने 1000 रुपीज में खरीदा था
और अब इसका प्राइस हो गया है 1100, यानी कि 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन डेरिवेटिव में आपने 1025 में सेल किया था, तो 1025 में सेल किया था और अब भाव है 1100 का, आपको यहां पर अब सेटलमेंट करना है, तो यानी कि 75 रुपीज का यहां पर लॉस हो गया। यानी कि कैश मार्केट में आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट और फ्यूचर में 75 का लॉस, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 25 रुपए। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेम आपने 1000 रुपीज में शेयर खरीदा कैश मार्केट में और 1025 में आपने बेचा है डेरिवेटिव में, यानी कि फ्यूचर में। लेकिन सेटलमेंट के दिन, एक्सपायरी के दिन आपका जो प्राइस है वो 1000 ही रहता है, वो प्राइस नहीं बढ़ता है। तो क्या होगा? कैश मार्केट में 1000 में बाई किया था और 1000 ही रहा, तो आपको कोई प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन फ्यूचर में आपने 1025 में सेल किया था और अब प्राइस है 1000 रुपीज का, तो आपको यहां पे क्या हुआ? 25 रुपीज का नेट प्रॉफिट हो गया। आप अब अगला एग्जांपल लेते हैं। सेम मान लीजिए आपने 1000 रुपए में कैश मार्केट में शेयर बाय किया हुआ है और डेरिवेटिव में आपने 1025 में इसको सेल किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, और एक्सपायरी के दिन जो प्राइस है वो 900 रुपीज हो जाता है। तो क्या होगा? कैश मार्केट में आपका 100 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि आपने 1000 में खरीदा था और अभी भाव जो है 900 रुपए का है। लेकिन फ्यूचर में आपका 125 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 900 रुपए का प्राइस है और आपने 1025 में शॉर्ट किया हुआ है, तो 125 का आपका प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि 125 का प्रॉफिट आपका फ्यूचर में और 100 रुपए का लॉस कैश में, नेट प्रॉफिट 25 रुपए। तो इस तरह से आर्बिट्राज में जब आप आर्बिट्राज करते हैं तो इस तरह से आपका फायदा होता है। इसी का बेनिफिट लेते हैं यहां पर आर्बिट्राज फंड में। अब इस आर्बिट्राज फंड में आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब जिस तरह से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स लेते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि उसमें हम बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी बड़ी होगी, हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा। इस तरह से यहां पर हम क्योंकि शॉर्ट टर्म में आर्बिट्राज कर रहे हैं, उस तरह का मुनाफा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अपने पैसे को हम एक शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करते हैं, उदाहरण ले लीजिए लिक्विड फंड का, जिस तरह से हम शॉर्ट टर्म में लिक्विड फंड में पैसा पार्क कर देते हैं, जब पैसे की जरूरत नहीं होती है कुछ समय के लिए, तो हम उसको लिक्विड फंड में पार्क कर देते हैं। उसी तरह से आप आर्बिट्राज फंड में अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आर्बिट्राज फंड में रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं? हां दोस्तों, यहां पर चांसेस हैं। हमने देखा कि अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर मार्च 2020 में पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा एक पैनिक था, कोविड-19 की वजह से उस टाइम पर लॉकडाउन लगा था और काफी लोग घबराए हुए थे और मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट गिर रहे थे। और ऐसे में जब फ्री फॉल होता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि यहां पर जो ये स्प्रेड है, जो मैं बात कर रहा था अभी कि 25 रुपए का आपको जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये स्प्रेड कई बार एक नेगेटिव स्प्रेड हो जाता है और जिसकी वजह से आपका यहां पर रिस्क बढ़ जाता है, यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं। नेगेटिव स्प्रेड का मतलब है कि आपको जो मैं बता रहा था कि एग्जांपल में एक तरफ आपका लॉस हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, बट वहां पर ऐसा मौका नहीं मिलता है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स क्योंकि नेगेटिव हो जाते हैं उस वक्त, जिसकी वजह से फ्यूचर मार्केट में भी आपका शेयर का प्राइस कम है और यहां पर जो आपका स्पॉट मार्केट है वहां पर भी प्राइस कम है। तो इस तरह से आपको चांस नहीं मिलेगा वहां पर आर्बिट्राज करने का और यहां पर आपको काफी देखने को मिल सकता है कि यहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। बट ये बहुत रेयर है, बहुत कम हुआ है जब भी फ्री फॉल हुआ है, चाहे हम 2008 की बात करें जिस वक्त मार्केट में काफी मंदी थी, और या फिर हम बात करें अभी 2020 की मार्च की जहां पर हमने काफी तेज गिरावट मार्केट में देखी, उस वक्त में रिटर्न नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका नजरिया 6 महीने या साल भर का है तो यहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को शायद नहीं मिलेंगे। मैं अभी लिक्विड फंड की बात कर रहा था और हमेशा बात की जाती है कि जब भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करना हो तो लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन लिक्विड फंड्स में भी ऐसे जब अवसर आते हैं जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है और बॉन्ड्स में सेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो लिक्विड फंड्स हैं उनका पैसा शॉर्ट टर्म
बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनसीडीज, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, तो वहां पर भी जब बिकवाली बहुत ज्यादा होती है बॉन्ड मार्केट में, तो वहां भी रिटर्न्स नेगेटिव देखे जाते हैं। तो लिक्विड फंड का पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है, बॉन्ड्स में जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, और यहां पर जब हम इक्विटी आर्बिट्राज फंड की बात कर रहे हैं तो यहां पर आर्बिट्राज इक्विटी मार्केट्स में होता है, इक्विटी शेयर्स के बीच में होता है। तो रिटर्न्स दोनों ही केस में रेयरली बट नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका नजरिया कम से कम 3 महीने से अधिक, और जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 6 महीने साल भर का है, तो आप आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने पैसे को पार्क करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो हमने देखा लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट, अगर एवरेज हम बात करें तो आर्बिट्राज फंड का रिटर्न 4% से थोड़ा ज्यादा रहा है, जबकि लिक्विड फंड्स का रिटर्न आर्बिट्राज फंड के मुकाबले, और वैसे भी हम बात करें तो 4% से थोड़ा कम रहा है। तो इस लिहाज से आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और दूसरी बात, और आर्बिट्राज फंड में एक बात मैंने पहले मेंशन नहीं किया कि जो आप देखेंगे इसका पोर्टफोलियो, तो यूजुअली 65% टू 75% जो एलोकेशन है वो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। ये कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है ये बेसिकली आर्बिट्राज ही है, और यहां पर 25% टू 35% आपको डेट में देखने को मिलेगा। ये डेट बेसिकली मार्जिन मनी है, बिकॉज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको थोड़ी मार्जिन मनी रखनी होती है, मतलब कि फंड हाउस को मार्जिन मनी रखनी होती है। तो बैंक में एफडी के रूप में अक्सर ये मार्जिन मनी रखी जाती है, और थोड़ा सा पोर्शन हो सकता है कि डेट में भी यहां पर हो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो लार्ज पोर्शन है, जैसे मैंने बताया, वो आर्बिट्राज के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहां पर जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो आर्बिट्राज की वजह से ही मिलेंगे, ना कि वो थोड़ा सा पैसा जो मार्जिन के लिए रखा हुआ है वो रिटर्न्स के हिसाब से नहीं होता है। हमें यहां पे ज्यादा फोकस यही करना है कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कितनी है और वहां पर कितना फायदा देखने को मिलेगा। अब टैक्स के हिसाब से बात करें तो क्योंकि ये इक्विटी फंड है, जैसा मैंने बोला कि 65% टू 75% एलोकेशन आर्बिट्राज में है, तो यहां पर इक्विटी का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर 15% का टैक्स होता है, और टैक्स अमाउंट के ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। तो नेट अगर बात करूं तो 15.60% का टैक्स लगेगा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि इक्विटी से हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्टेड है। और 1 लाख से ऊपर का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी में, उस पर 10.40 अगेन 10% का टैक्स, और टैक्स अमाउंट के ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो नेट 10.40% का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से बात की जाए, क्योंकि यहां पर हम शॉर्ट टर्म की ही बात करते हैं, और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, आप 20% 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो अगर आप लिक्विड फंड में करेंगे तो वहां पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से 20% 30% का टैक्स पे करना होगा। जबकि यहां पर शॉर्ट टर्म में आर्बिट्राज फंड में जो मैक्सिमम है वो 15.60% का टैक्स लगेगा। आर्बिट्राज फंड में आपका फायदा तभी होता है जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, जब यहां पर आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी है और आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा डिफरेंट मार्केट्स में, तभी आपको यहां फायदा होगा। और जब मार्केट में तेजी होती है, वॉलेटिलिटी उस वक्त जब मार्केट में तेजी है उस वक्त में आपको यहां पर ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो अभी भी मेरा ऐसा अनुमान है कि आर्बिट्राज फंड में आपको यहां पर ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएंगे। तो यदि आप शॉर्ट टर्म में पैसे को पार्क करने के बारे में सोच रहे हैं तो आर्बिट्राज फंड में आप यहां पर पार्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें, ताकि और अधिक लोगों को आर्बिट्राज फंड के बारे में जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल पोस्ट करना ना भूलें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.